नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर, जो आपकी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 19 है और पार्ट नंबर 19 में हमने दो कंसेप्ट को कंबाइन किया है, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कंसेप्ट चल रही, तो कंसेप्ट वाइज हमने दो कंसेप्ट को यहाँ पे कंबाइंड किया है, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रैक्टिस पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। ये कथन आपका कैसा कहला जाएगा? सत्य है क्योंकि सभी परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। चार ऑप्शन इसी तरह आपके दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, परिवार एक इकाई होता है इसमें माता पिता, बच्चे के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं। अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चों का सम्मिलित होना यह गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। देखिए दोस्तों, प्राथमिक समाजीकरण की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक समाजीकरण क्या कहलाता है? सभी जानते हैं कि जो शुरुआती आयु में परिवार मित्रों से सीखा जाता है वही प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है और इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। जो स्कूल जाने से पूर्व में ही प्रारंभ हो जाती है वही समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है जो स्कूल जाने से पूर्व प्रारंभ हो जाता है, लेकिन समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलती रहती। प्रश्न आ सकता है, समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है किशोरावस्था तक, ठीक है, कुछ निश्चित अवस्था तक, जीवन पर्यंत तक, या उपरोक्त सभी पर? तो आपका जवाब क्या क्या होना चाहिए? जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तीसरा प्रश्न है साथियों, आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु का। तीसरा प्रश्न है कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? देखिए, पहला पाठ, पहला शब्द आ जाए, बच्चे के बारे में पूछा जाए तो वह हमारे फैमिली और परिवार से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। कहाँ से? परिवार से ही। समाजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से होती है, इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि परिवार का समाजीकरण का पहला या किसको जो है समाजीकरण का पहला पाठशाला कहा जाता है? तो परिवार को कहा जाता है। चौथा प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? सही कथन का चयन करना है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, यह कथन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यानपूर्वक देखिए कि दहेज तथा बाल श्रम एक सामाजिक बुराइयां हैं। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि एकल परिवार से तात्पर्य क्या होता है? कि वर्ष 1905 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, या केवल पति और पत्नी। देखिए, एकल परिवार से मतलब सभी लोग जानते हैं किससे होता है? जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं वह एकल परिवार कहलाता है, और ये जो माता पिता, उनके दादा दादी, बुआ दादी, ये सब कौन होता है? संयुक्त परिवार कहलाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं होगी? सभी आप फैमिली से रिलेटेड हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताइए कौन सी विशेषता परिवार की नहीं होगी? कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो,
वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। देखिए परिवार नहीं है, आप सभी जानते हैं सुरक्षा, बच्चों का साझा उत्तरदायित्व ये होता है। वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, उसे परिवार की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जो बी ऑप्शन दिया कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, यह आपका परिवार की विशेषता नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों 7वें प्रश्न की, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। भारत में बाल विवाह निरोध या प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997। सभी कमेंट करेंगे नीचे। जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, जी हाँ गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली पर। तो भारत में बाल विवाह निरोध प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सभी लोग जानते हैं 2006 को पारित हुआ था, जबकि 1 नवंबर 2007 में इसे लागू किया गया था। पारित और लागू दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगर पारित पूछा जाता है तो 2006 करना है, जो लागू अगर पूछा जाता है कि भारत में बाल विवाह निरोध या प्रतिषेध अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। 8वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। कौन सा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, चील, गरुड़ और गिद्ध दिया गया है। ठीक है, ये देखने में क्या होते हैं? अब अधिक दूरी तक सक्षम होते हैं, यह देख पाने में सक्षम समूह कहलाता है। चील, गरुड़ और गिद्ध की बात कर रहे हैं। घटपर्णी पौधा पूछा जाता है। सब हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। जी हाँ, एनसीईआरटी का पैटर्न है। अगर आप लोग सिलेक्शन पाना चाहते हैं कि 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक की अगर आपने एनसीईआरटी बुक अच्छी तरीके से पढ़ ली है विद डिटेल के साथ, तो सिलेक्शन पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, कितनी भी बारिश हो जाए, आंधी तूफान कितना भी आ जाए, लेकिन सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी प्योर एंड श्योर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। तो घटपर्णी पौधा है, कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरत्व की ध्वनियाँ निकालता है। वह मुंह में छोटी छोटी कीड़ियों को ढका होता है। यह भारत में नहीं पाया जाता है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को क्या होता है? चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को क्या होता है? चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यह घटपर्णी पौधा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा होता है। देखिए घटपर्णी पौधा जो होता है, पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है। जैसे आप सुराही देखते होंगे ना, ऐसे कुछ ऐसे आकार का बना होता है ये। और इसमें क्या हो, एक ढक्कन टाइप कैसे लगा होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी जाती है। ये पौधा मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। चालाकी मतलब होशियारी से, ठीक है, बिना उनको बताए हुए। और ये पौधे में नाइट्रोजन की आपूर्ति की जाती है। 10वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि को अंतर कर सकता है? वह कौन है? बाघ है, गिद्ध है, रेशम? तो साथियों राइट ऑप्शन क्या होगा? वह होगा हमारा गिद्ध। ठीक है, गिद्ध सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वे वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर जानवर के चलने की ध्वनि को अंतर कर लेने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। तो श्रवण क्षमता इसकी अधिक होती है, किसकी? गिद्ध की। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी पशु के विषय में नीचे विवरण दिया गया है, और इसको आइए पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं। यह भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू भी नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपैंजी है, पैंडा है। तो सभी जानते हैं स्लॉथ। यह लोथ की तरह सोता रहता है, इसी का नाम इसका स्लॉथ पड़ गया। ठीक है, स्लॉथ एक स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। प्रश्न आ सकता है कि स्लॉथ किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्यम आकार के एक शाकाहारी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहता है। यह देखने में भालू जैसा होता है, परंतु भालू नहीं होता है। और 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। लगभग 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है।
और उस जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता रहता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये सभी अंडे देते हैं, ये आपको ध्यान देना है। छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी, कछुआ भी और सांप ये अंडे देने वाले वर्ग हो जाएंगे। तो इनकी विशेषता क्या है? ये अंडे देते हैं। और अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं तथा जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अंडयुज, और बच्चे देने वाले को जरायुज कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटता या कुतरता रहता है। अब वह दीमक है, गिलहरी है, छिपकली है, चूहा है। देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जानते हैं किसकी, हम चूहा की बात कर रहे हैं। चूहा अपने दांत को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए वस्तुओं को काटता या कुतरता रहता है। निम्नलिखित में से पक्षियों में कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। सभी कमेंट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा होने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? गिलहरी की बात कर रहे हैं। सभी नोट करें, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? गिलहरी की बात कर रहे हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। सभी कमेंट करेंगे। अगर आपको पता है कमेंट करें, फीडबैक करें। और इस क्लास में से 25 में से आपका स्कोर कितना प्राप्त कर लिया? 12 प्लस किया, 15 प्लस या 20 एबव आपने कितना प्राप्त किया? क्योंकि आपका प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस सीरीज में आपको यह तय करना कि आपका प्रिपरेशन अभी कितना हो चुका है, क्योंकि अभी भी समय है, ठीक है। इसलिए ज्वाइन क्लासेस करते रहिए, तैयारी जारी रखिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह है उल्लू, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? उल्लू। उल्लू क्या होता है? एक विचित्र पक्षी है जिसे रात को दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना रात में अच्छी तरह से देख पाता है। इसके कान बहुत संवेदनशील होते हैं। उल्लू अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? सरसों की बात कर रहे हैं। और सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान में प्रयोग होता है। ये केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल जिसका सिरका बनाया जाता है, जो वायुशारी, मूत्रवर्धक और इसमें पाचक शक्ति के गुण होते हैं। और इसका बीज का पाउडर बनाकर मधुमेह रोग में उपयोग लाया जाता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द में उपचार में सहायक होता है। रक्तचाप के निमित्त में भी लाभदायक होता है। बबूल, इसके पत्ते आँख की पंखुड़ियों के लिए लाभदायक होता है। इससे गोंद का भी प्रयोग शक्तिशाली होता है। और नीम जैव जो होता है वह जीवाणु प्रतिरोधक कहलाता है। तुलसी जुकाम व खांसी के दवा में प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर, दमा रोग के लिए प्रयोग होता है। और इस पौधे की जड़ व कली पाचन शक्ति में सहायक होती है। आई होप आप लोगों ने सभी पौधे को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा आपका कथन सही हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं खेजड़ी वृक्ष में हमारा पहला दूसरा सही हो जाएगा। यह वृक्ष जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया कि हाथियों के विषय में कथन दिया गया है और पढ़ना है और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। चलिए आइए समझ लेते हैं हाथियों से संबंधित कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल के आसपास होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे तक सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। तो सभी जानते हैं 3 महीने क्या दिया गया है? हाथियों के विषय में कथन बताना। देखिए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल के आसपास होता है। यह हमारा सही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। रेगिस्तानी ओक के बारे में कथन चुनना है।
तो रेगिस्तानी ओक के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और ये आपका कूट भाषा भी दिया गया है, आपको समझना है और कमेंट करके बताना है। देखिए, एक रेगिस्तानी ओक में यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसके जड़ें टहनियों से लटकती रहती है। इस पेड़ के तने पानी में जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। सही कथन को चुनना है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना या सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये सही होगा। अब बात करें, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। अब आपको यहाँ के कूट भाषा दिया गया, कूट भाषा करके बताना है। देखिए, हाथी संबंधी जो कथन हमारे सही वो ये दिया गया है। देखिए, 10 घंटे सोना, ये हमारा कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सही कथन को चुनना है आपको कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। या जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। अब कथन आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होंगे तो वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होंगे तो वे क्या देते हैं, अंडे। जैसे सर्प देख लीजिए, छिपकली देख लीजिए, ठीक है, कछुआ देख लीजिए, ये क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं। तो इनके क्या होते हैं, बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। बाकी खरगोश और कोई भी देख लीजिए, इनके बाल होते हैं, तो ये क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं, वे बैगनी और नीले में, हरे और पीले में, काला और सफेद में, लाल और संतरे में। सभी लोग जानते हैं कुछ जानवर जो रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को काला या सफेद में देख पाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनना है। कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार का सदस्य होता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी पूरे झुंड की नेता होती है। या एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। देखिए, सी और जो डी ऑप्शन दिया गया है ये लगभग हमें लगता है कि बिल्कुल आपका सही होगा, लेकिन हमारा जो सही कथन है वह हमारा कि हाथियों की झुंड केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी और पूरे झुंड की नेता होती हमारा ए, और जो सी ऑप्शन है वह हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, रात में जागने वाले हर चीज कैसे देखते हैं, यह हम प्रश्न अभी भी पढ़ चुके हैं कि काले और सफेद में देखते हैं, तो केवल काला और सफेद में ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो सभी लोग जानते होंगे। देखिए, भारत के जो नेशनल एंथम है या नेशनल कुछ भी है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अपने जो स्टेट के हैं उनके जो हैं उनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपके 25 से 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट से रिलेटेड, उनको जरूर रख लेना, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न वहाँ पूछा ही जाएगा। ये जी के पूछे ही जाते हैं और ये नॉर्मल हर एक व्यक्ति को यह इतना पता होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति सभी लोग राष्ट्रीय पशु की बात कर रहे हैं, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी बाघ की बात करेंगे। अगर राष्ट्रपति भी पूछा जाता है तो सभी लोग जानते हैं, माननीय हमारे कौन है, रामनाथ कोविंद जी। प्रधानमंत्री भी जानते हैं, मुख्यमंत्री अपने स्टेट के जाइए, ठीक है। राज्यपाल जानिए, राज्यपाल पूछा जाता है क्योंकि राज्यपाल कम नाम आता है न्यूज वगैरह में, किसी में बात करें तो राज्यपाल का नाम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जीवन क्रियाओं को वह कौन सा युग में पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों मिलता है। प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। तो सभी जानते समझते हैं आप लोग, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि जीवन प्रक्रियाओं का ऐसा युग जो पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों को मिलता है वह वृद्धि और प्रजनन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे प्रैक्टिस सीरीज 19 का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अब आपको कमेंट करके बताना है, और इस कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस सीरीज के बाद हम पेडागोजी की भी प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे ईवीएस के, क्योंकि संपूर्ण तैयारी चल रही है। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर यहाँ पे प्राप्त करना है, सिलेक्शन पाना है। हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मिलेगा, क्लासेज आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।